हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो कि क्लास 7 साइंस का चैप्टर है। तो हमने पढ़ा था प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि वो खुद ही अपना फूड बना लेते हैं और किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होते। बट एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड एंड सर्वाइवल। तो जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वन ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स प्लांट्स को खाते हैं, या हम ह्यूमन बींग्स जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो कुछ सर्टेन एनिमल्स को भी खाते हैं। तो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है उसकी क्या 5 स्टेप्स होती है, आइए हम देखते हैं। फर्स्ट इज इंजेशन, दैट इज टेकिंग इन ऑफ फूड को खाना। सेकेंड इज डाइजेशन, जो खाना हमने खाया उसको स्मॉल सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करना। देन आफ्टर इंजेशन एंड डाइजेशन कम्स अब्जॉर्प्शन। अब अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जो भी आपने खाना खाया है ब्लड ने उसे क्या किया, अब्जॉर्ब किया। देन कम्स असिमिलेशन, ये यानी कि ये जो सारा खाना है ये ब्लड जो है डिफरेंट पार्ट्स पे अपने साथ लेकर जा रहा है ताकि डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को एनर्जी मिल सके। एंड लास्ट इज एजेशन यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट या थ्रो आउट करना। तो आइए अब हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। इंजेशन इज द टेकिंग इन ऑफ फूड। हाँ, ये तो हम समझ ही चुके हैं कि इंजेशन क्या होता है, टेकिंग इन ऑफ फूड। और अगर हम बात करें, नेक्स्ट कम्स डाइजेशन। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। Absorption is the process by which digested food enters the blood, and assimilation is the process by which the food is carried by the blood and is utilized by the body. Last, egestion. It is the process by which undigested food is thrown out of the body. तो undigested जो food होता है वो हमारी body से throw out हो जाता है। बट ये जो पूरा प्रोसेस है ये किसी ना किसी सिस्टम से होता होगा, और हमें पता है मेन डाइजेशन कौन से सिस्टम से होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो हम सबसे पहले ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो आइए हम देखते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, the path taken by food as it travels down the alimentary canal, which is a long tube starting from the mouth and ending in the anus. तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें एक तो एलिमेंट्री कनाल होता है, और उस एलिमेंट्री कनाल में जो होता है जहाँ से हम फूड इंजेशन कर रहे हैं और जहाँ से फिर इजेशन हो रहा है, इस पूरे पाथ को कनेक्ट करती हुई जो एक लॉन्ग ट्यूब है उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कनाल। अब हम देखते हैं स्टार्टिंग कहाँ होती है। स्टार्टिंग तो होती है फूड की डाइजेशन की माउथ में। जैसे ही हम खाना खाते हैं क्या होता है, हमारे माउथ में टीथ है। तो टीथ जो है, मिल्क टीथ तो बच्चों में होते हैं, और अब जो हमारे टीथ है वो परमानेंट टीथ हैं क्योंकि वो अब टूटते नहीं हैं। तो ये जो परमानेंट टीथ होते हैं ये क्या करते हैं, फूड को बाइट करने में हमारी मदद करते हैं, और फिर सलाइवा जो है वो सिक्रीट करता है सलाइवरी अमाइलेज, और ये क्या करता है, हमारे फूड पे एक्ट करता है। सबसे पहले तो सलाइवा हमारे फूड को इजीली मिक्स करता है अपने साथ, और फिर सलाइवरी अमाइलेज जो कि एक एंजाइम है वो आता है। तो वो क्या करता है, हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको शुगर में ब्रेक कर देता है। तो डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स में ब्रेक किया जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं। इन द माउथ द टीथ हेल्प अस टू च्यू द फूड, और ये च्यू करने का जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं मैस्टिकेशन। च्यूइंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, यंग चिल्ड्रन हैव 20 टीथ विच आर नोन एज मिल्क टीथ। मिल्क टीथ गेट रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ एट वॉट एज, आई एम श्योर आपको भी पता होगा जब आपके दांत जो थे वो टूटे थे, एंड आपको याद होगा
बहुत पेन होता है उस टाइम पे। तो एट द एज ऑफ 7 जो है हमारे सारे मिल्क टीथ चले जाते हैं और फिर जो आते हैं वो कौन से टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑर्गन पे, दैट इज टंग। तो माउथ में ही टंग भी है, तो हमने टीथ की बात कर ली, अब टंग की बात करेंगे। तो टंग जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है विच इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, हम सबको पता है। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ चूइंग बाय पुशिंग द फूड टुवर्ड्स द टीथ। इट हेल्प्स टू मिक्स द फूड विथ सलाइवा। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि सलाइवा जो हमारे माउथ में सिक्रीट होती है बाय सलाइवरी ग्लैंड्स, वो क्या होता है, वो हमारे जो है फूड के साथ मिक्स होती है। और जो हम फूड खाते हैं, टंग हमारी मदद करती है कि वो उसको हम टीथ के कांटेक्ट में लाएं ताकि ये जो च्यूइंग का प्रोसेस है वो फास्टर और ईजियर हो जाए। तो द च्यूड फूड मिक्सेस विथ सलाइवा विच इज secreted by salivary glands and an enzyme called salivary amylase is present in the saliva। वो क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या जो स्टार्च होता है उसको वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं इनटू शुगर। अब आप बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स किस में होता है, हम सबको पता है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स, रोटी, राइस, पल्सेस एट्सेट्रा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा एंजाइम है अमाइलेज, ये क्या कर रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक कर रहा है इनटू सिंपल शुगर्स। तो क्या डाइजेशन का प्रोसेस यहीं स्टार्ट हो गया है माउथ में। तो किस किस ने हेल्प करी, टीथ ने, टंग ने। यहाँ पर हम देख सकते हैं टंग का डायग्राम। कभी भी अगर आप कोई चीज़ अपने माउथ के फ्रंट पार्ट पे रखोगे, वो आपको आपके टंग के आगे की तरफ रखोगे, वो आपको मीठी लगेगी। वहाँ पे मीठा जो है वो वाले टेस्ट बड्स होते हैं। और अगर आप पीछे की तरफ रखोगे एकदम एंड की तरफ, तो वो वाला एरिया क्या होता है, बिटर होता है। वहाँ पे आपको बिटर वाले जो है टेस्ट बड्स जो है वो सेंस होते हैं। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ टंग, सॉल्टी, सार, बिटर, स्वीट, ये सब आपको ये दिखा रहा है। तो आई होप द टंग इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू एंड इट्स फंक्शंस ऑल्सो। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे, अब माउथ के बाद हम आते हैं इन द फेरिंग्स एंड द ईसोफेगस। तो फेरिंग्स और कुछ नहीं है, जैसे हमारे माउथ से खाना निकलता है तो अब वो एक लॉन्ग ट्यूब में चला जाता है, आप सब इमेजिन कर पा रहे होंगे, और उसी लॉन्ग ट्यूब को हम बोलते हैं फेरिंग्स। द टंग रोल्स च्यूड फूड इनटू अ बॉल एंड पुशेस इनटू शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब नोन एज फेरिंग्स। तो अब खाना किस में चला गया, फेरिंग्स में। और फेरिंग्स के बाद एक दूसरी ट्यूब में जाता है खाना विच इज नोन एज ईसोफेगस। तो अब खाना, हमें पता है हमारी सांस की नली यानी विंड पाइप भी यही होती है और फूड पाइप भी यही होता है। तो हमारा फूड पाइप में ही क्यों जाता है, विंड पाइप में क्यों नहीं जाता। आपको पता है कभी कभी खाना फूड पाइप में भी चला जाता है और उससे हमें खांसी आती है और चोकिंग हो जाती है, बट ज़्यादातर टाइम तो खाना फूड पाइप में ही जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एपिग्लॉटिस प्रेजेंट है। एपिग्लॉटिस क्या करता है, विंड पाइप को बंद कर देता है जब हम खाना खाते हैं। तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ खाना हमारा फूड पाइप में ही जाएगा, विंड पाइप में नहीं जाएगा। From the pharynx, the food goes into a long tube known as esophagus. Food is prevented from going into the windpipe by a small flap-like structure known as epiglottis. Every time we swallow food, the epiglottis closes the windpipe. तो वो food pipe के ऊपर एक ऐसे flap डाल देता है. That is why it's a flap-like structure. When it forgets to time its movement, food or water enters in the windpipe and we choke. तो अगर epiglottis विंड पाइप को बंद करना भूल गया तो क्या होगा, हमारा खाना विंड पाइप में चला जाएगा फूड पाइप के बजाय, और हम या पानी भी जा सकता है और हमें क्या होगा, हमें जो है चोक हो जाएंगे यानी हमें ठसका लग सकता है। सो आई होप आपको फेरिंग्स और ईसोफेगस क्लियर है। अब फेरिंग्स और ईसोफेगस तो लॉन्ग ट्यूब्स हैं, इनके बाद खाना कहाँ जाएगा, ऑफ कोर्स आप बता सकते हैं कहाँ जाएगा, स्टमक में। अब हम सबको पता है कि स्टमक जो है हमारा, उसमें HCl होता है। HCl डाइजेशन में ही मदद करता है, और एक और एंजाइम है पेप्सिन, वो भी स्टमक में ही रिलीज होता है और वो भी डाइजेशन में मदद करता है। पर अगर हम ऑलरेडी एसिड सिक्रीट जो हो रहा है उसके अलावा भी कुछ जंक फूड खा ले जिसमें एसिड्स होते हैं, तो हमारे स्टमक में एसिड का कंटेंट बढ़ जाएगा और इसी को कहते हैं एसिडिटी, और हम
इनो या कुछ टाइप का सब्सटेंस लेते हैं जो उस एसिडिटी से हमें रिलीफ देता है। तो आइए देखते हैं स्टमक में क्या होता है। फूड ट्रेवल्स डाउन द ईसोफेगस टू द स्टमक विच इज़ अ जे शेप्ड ट्यूब। तो स्टमक इज अ जे शेप्ड ट्यूब। Glands in the walls of stomach secrete digestive juice which consist of hydrochloric acid and pepsin. The food is churned gently in the stomach and it mixes thoroughly with the digestive juice. तो digestive जो juices होते हैं और ये enzymes हैं hydrochloric acid और pepsin, ये digestion में help करते हैं। But मेन डाइजेशन कहाँ होता है? जो मेन डाइजेशन होता है फूड का वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आइए अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ें। द सेमी लिक्विड फूड एंटर्स अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सब का डायग्राम देखेंगे। बट आपको ये याद रखना है, स्टमक इज अ जे शेप ट्यूब एंड स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ लॉट of coiled like structure, so it's a coiled tube. It is here that most of the digestion takes place. तो यहीं पे क्या होता है? Mainly digestion यहीं होता है। Complex food molecules are broken down into simpler molecules so that the body can absorb. For example, carbohydrates are broken down into glucose and proteins are broken down into simpler amino acids, etc. तो डाइजेशन का मतलब ही क्या होता है? बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को ब्रेक करना सिंपलर फूड मटेरियल्स में। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक किया जाता है, हम उसे किस में ब्रेक करते हैं? सिंपल शुगर्स में। तो आई होप आपको अगर मैं पूछूं कि मेनली डाइजेशन कहाँ होता है, तो आपका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या होगा? जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा? It will go to the large intestine for completion of the digestion process. Some of the enzymes are produced by an organ called pancreas. तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज है और वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, सबके डाइजेशन में हेल्प करता है। सो pancreas lie behind the stomach and liver lies in front of the stomach. तो अब हम पढ़ेंगे about pancreas and liver. तो pancreas are behind the stomach and liver lies in the front of the stomach. pancreas क्या secrete करता है? pancreatic juice, और liver secrete करता है bile. bile जो है वो fats के digestion में सबसे important होता है। bile is stored in a structure called gall bladder. गॉल ब्लैडर में गॉल ब्लैडर एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बाइल जो ये सेक्रीट किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, वो स्टोर होता है। और अब बाइल हेल्प करता है टू ब्रेक डाउन फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। तो फैट्स का डाइजेशन कौन करता है? बाइल। और इस तरीके से फैट्स का डाइजेशन ईजी हो जाता है। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज विलाई। तो ये जो विलाई होते हैं इनका क्या काम होता है? ये फिंगर लाइक मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में होते हैं। तो इनका क्या काम होता है? ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड पार्टिकल्स को। तो अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है क्योंकि ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। द विलाई इंक्रीज द सर्फेस अवेलेबल फॉर अब्जॉर्प्शन। तो जो भी सरफेस अब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होता है उसको बढ़ाता कौन है? विलाई। और ये कैसे होते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो आई होप आपको ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया हो, जिसमें कि हमने स्टार्ट किया था बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी यानी कि हमारा टीथ, हमारा सलाइवा और हमारी टंग, इन सबको कलेक्टिवली बोलते हैं बक्कल कैविटी। उसके बाद फेरिंग्स, ईसोफेगस, देन स्टमक, देन कम्स स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लास्टली लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब जो वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में जो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद उसको जो है एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है यूजिंग एनस। सो लेट्स सी द पिक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। So, in the large intestine, the undigested food that remains in the small intestine passes to the large intestine.
some water is absorbed in the large intestine, the remaining waste is digested through anus. तो अब हम देखेंगे डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. सो ये हमने एक हाइपोथेटिकल ह्यूमन बीइंग है हमारे पास, और ये हम अंदर के स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं. हम सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं? हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे. सो ये जो माउथ वाला पार्ट है इसको बकल कैविटी बोला गया है. इसमें टीथ है, टंग है और सलाइवा है. सलाइवा को सेक्रीट कौन करता है? सलाइवरी ग्लैंड. फिर फूड एक ट्यूब में ट्रैवल करता है जिसको कि हम, ये वाले पार्ट को हम फेरिंग्स बोलते हैं. फिर ये जो आगे लॉन्ग ट्यूब है इसको हम ईसोफेगस बोलते हैं. उसके बाद एक जे, देखिए ये कैसा शेप बन रहा है? जे. ये जो जे शेप्ड है ये स्ट्रक्चर इसको हम क्या बोलते हैं? स्टमक. इट्स अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर. और स्टमक के जो फ्रंट पार्ट में है वो है लिवर, और लिवर जो है वो सिक्रीट करता है बाइल. और बाइल कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में. तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है राउंड शेप, ये दिस इज नथिंग बट गॉल ब्लैडर. उसके बाद यहाँ पर है ये पैनक्रियाज, जो कि पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है. तो पैनक्रियाज के बाद ये पूरा स्टमक कंप्लीट होता है, और अब हमारा जो फूड है वो एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब में जाता है जिसको कि बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली डाइजेशन ऑफ फूड होता है, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. और उसके बाद जो अनडाइजेस्ट, और यहाँ पर आपको पता है विलाई भी प्रेजेंट रहते हैं जो अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं सरफेस एरिया बढ़ाकर. उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहाँ वो एनस के थ्रू क्या होता है? सिक्रीट हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है आउट ऑफ आवर बॉडी. तो आई होप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको एब्सोल्युटली क्लियर होगा. सो this large intestine, the undigested food from the large intestine enters rectum, and from rectum it moves to anus, and from anus it is excreted out of your body. So I hope this human digestive system is clear to you. तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें कि हम न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन काउ के बारे में देखेंगे. थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स. आज हम पढ़ेंगे अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और आज की वीडियो में हम ग्रास ईटिंग एनिमल्स और अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे. सो ग्रास ईटिंग एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन है उसमें हमारी फर्स्ट स्टेप होगी काउस को विजुअलाइज करना. आई एम श्योर आप सबने काउस को देखा होगा. काउस पहले तो ग्रास खा लेती हैं और उसके थोड़ी देर बाद वो बैठकर फिर से उस ग्रास को जो है बैठकर जो है उसे चबा रही होती हैं. आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा. तो बेसिकली काउ क्या करती है? काउ के स्टमक में 4 चेम्बर्स होते हैं. सबसे पहले क्या होता है? जैसे ही वो खाती है वो अच्छे से चबाती नहीं है और सारा का सारा खाना फर्स्ट चेम्बर में चला जाता है. फिर सेकंड चेम्बर में जाता है तो सेकंड चेम्बर खाना दोबारा मुंह की तरफ भेज देता है. फिर से काउ क्या करती है? उस खाने को जो है चबाती है, खाती है. फिर इसके बाद खाना थर्ड चेम्बर में जाता है जिसमें कि उधर का डाइजेशन होता है उस खाने का, और फिर फोर्थ चेम्बर में जाता है. तो ये जो 4 चेम्बर्स हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, जिनको कि रूमिनेंट्स भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है हम देखेंगे. ये 4 चेम्बर्स जो हैं ये हेल्प करते हैं उनको इन देयर न्यूट्रिशन एंड देन डाइजेशन. तो आइए हम देखते हैं काउ का एग्जाम्पल. काउस, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर चूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग. हमने देखा है कि गाय बैठकर भी च्यू कर रही होती है. अगर वो पेड़ के पास नहीं है, खा नहीं रही है, फिर भी च्यू कैसे करती है? क्योंकि पहले वो खाने को एकदम इंजेस्ट कर लेती है और उसके बाद वो क्या करती है, फिर से खाना वापस आता है माउथ पे और फिर से च्यूइंग प्रोसेस चलती है उसकी. सो देन दे क्विकली swallow the grass and store it in a
पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड rumen, इसीलिए हम इन एनिमल्स को ruminating एनिमल्स बोलते हैं। तो क्या करती है वो, इनिशियली सिर्फ swallow करती है एंड उसको स्टोर कर लेती है इन rumen, जो कि उसके स्टमक में प्रेजेंट रहता है। Here the food gets helps in digestion of cellulose, तो digestion of cellulose तो rumen में हो जाता है। Animals like horses, rabbit have a large sac-like structure called cecum between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. तो हमने जो है काउस के अलावा अगर मैं हॉर्सेस और रैबिट्स की भी बात करूं तो उनके जो स्टमक में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है केकम, उसमें क्या होता है वहाँ पे डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोस होता है, जबकि काउस में डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोस ह्यूमन में होता है, काउस एंड बफेलोज में। तो आई होप आपको ये क्लियर है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में तो ना रूमेन था ना केकम था, तो ह्यूमन बींग्स में ये प्रेजेंट नहीं है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो हम ऑलरेडी हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि हमने काऊ का डायग्राम बनाया है, यहाँ पर वो ग्रास ईटिंग एनिमल है। ग्रास जो है डायरेक्टली ईसोफेगस से जो है र्यूमन में जाती है, र्यूमन से वापस उसके माउथ में आती है एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, देन लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है एंड देन फाइनली एक्सक्रीशन तो होगा ही, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल्स है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो आई होप ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो आपको क्लियर हो गए हों और इनको र्यूमिनेंट्स क्यों कहा जाता है ये भी आपको समझ में आ गया हो। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अबाउट अमीबा। तो हम सबको पता है अमीबा, हम सब ने अमीबा के बारे में सुना है। अमीबा की तो कोई शेप ही नहीं होती, उसकी शेप फिक्स नहीं होती, वो कैसी भी शेप ले सकता है। तो अमीबा के बारे में मैं आपको पहली चीज़ ये बताना चाहूँगी कि वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी उसमें केवल एक ही सेल है। हमें पता है ह्यूमन बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स है, सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं एंड सो ऑन, बट अमीबा में केवल एक ही सेल है, इट्स अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब अमीबा भी एक ऑर्गेनिज्म है, तो वो कैसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है हमें ये देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमीबा कैसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले तो अमीबा के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर होता है नोन एज इट्स न्यूक्लियस। अमीबा में एक ही सेल है और हर एक सेल में न्यूक्लियस ज़रूर होता है। तो ये जो सेंटर में प्रेजेंट है वो क्या है, न्यूक्लियस है, और आसपास में साइटोप्लाज्म है, यानी कि न्यूक्लियस के अलावा जो भी पार्ट है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और साइटोप्लाज्म में ही फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये फूड वैक्यूल्स जो हैं ये हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा में। लेट्स सी हाउ। तो जैसे ही कोई फूड पार्टिकल अमीबा के आसपास आया तो अमीबा क्या करता है, उसको अपनी एक एक्सटेंशन से, जिसको उसकी एक फॉल्स लेग बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं, अपनी वो फॉल्स लेग को ऐसे एक्सटेंड कर लेता है और फूड को कैप्चर कर लेता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये एक्सटेंशन है, इसको फॉल्स लेग बोलते हैं, और इसके थ्रू इसने फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लिया और अब इसको ये अंदर ले लेगा, यानी एनगल्फ कर लेगा। तो क्या मैं इसे इंजेक्शन ऑफ फूड बोल सकती हूँ अमीबा में? यस। तो अमीबा ने फूड इंजेस्ट किया यूजिंग स्यूडोपोडिया विच इज फॉल्स फीट। उसके बाद ये जो फूड पार्टिकल अमीबा ने इंजेस्ट किया ये एक फूड वैक्यूल के फॉर्म में जो है क्या होगा, स्टोर होगा, फूड वैक्यूल के अंदर एंटर होगा और वहाँ पर क्या होगा, इसका डाइजेशन होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और डाइजेशन के बाद क्या होगा, डाइजेशन के बाद अमीबा जो है इस फूड पार्टिकल से जो एनर्जी इसको मिलेगी वो इस एनर्जी को यूज़ करेगा फर्दर टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड अदर प्रोसेसेस। उसके बाद जो वेस्ट है वो क्या होगा, अमीबा से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा एंड दैट विल बी कॉल्ड इजेशन। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो हम इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। और सिंगल सेल्ड यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। Amoeba has a cell membrane, a rounded dense nucleus and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm.
तो ये अमीबा है, इसमें जो है सेंटर में न्यूक्लियस है, आसपास साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे क्या है, फूड वैक्यूल्स हैं। उसके बाद ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है अमीबा की, इसी को कहा जाता है इसकी सेल मेम्ब्रेन। It pushes out one or more of its finger-like projections called pseudopodia or false feet for movement and capture of food. तो ये capture of food कैसे करता है? Using its false feet which is known as pseudopodia. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. The food becomes trapped in the food vacuole. तो उसने जैसे ही फूड पार्टिकल को देखा, उसने उसे कैप्चर कर लिया और फिर उसे एनगल्फ कर लिया, और ये जो फूड पार्टिकल है किस में चला जाता है, फूड वैक्यूल में, जहां उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो आइए आगे देखते हैं डाइजेशन। Digestive juices are secreted into the food vacuole. They act on the food and break it down into simpler substances. तो ये डाइजेशन प्रोसेस कहाँ हो रहा है, फूड वैक्यूल में। जनरली द डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड। तो अब इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, अब्सॉर्प्शन हो गया, अब होगा असिमिलेशन। The absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication. Multiplication का मतलब है एक अमीबा का रिप्रोड्यूस करके दूसरा अमीबा बनाना। तो ये सब जो है ये हो गया हमारा, ये असिमिलेशन की वजह से ही ग्रोथ और मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होंगे। उसके बाद आएगा क्या, इजेशन। The undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole. तो vacuole क्या करेगा, अब जो undigested food है उसका इजेशन कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जैसे ही अमीबा के आसपास ये फूड पार्टिकल आया, उसने स्यूडोपोडिया को एक्सटेंड करके उसको झट से क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। सो दिस इज हाउ ऑल द 5 प्रोसेसेस टेक प्लेस इन अमीबा। तो आई होप अमीबा का न्यूट्रिशन आपको क्लियर है और वो 5 स्टेजेस भी आपको क्लियर है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम इस चैप्टर के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इस चैप्टर के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। ये क्लास 7 साइंस का चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है मैं आपसे डिस्कस करूंगी। आई एम श्योर आपसे इन क्वेश्चंस के आंसर बनेंगे अगर आपने मेरी इस चैप्टर की वीडियोस को देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर उन्हें देख सकते हैं एंड देन यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस लेट्स डिस्कस। द फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर, हमें पता है 5 स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं वो, इंजेशन, डाइजेशन, absorption, assimilation, and egestion। तो ये 5 जो स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के ह्यूमन बींग्स और में होते हैं और इसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। नेक्स्ट, the stomach releases hydrochloric acid and dash juices which act upon the food। तो हमें पता है स्टमक में डाइजेशन होता है, तो कौन से जूसेस सिक्रीट किए जाएंगे, डाइजेस्टिव जूसेस। नेक्स्ट, the inner wall of small intestine has many finger-like outgrowths known as, हमें पता है इन्हें कहते हैं विलाई, और ये जो है अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं। अमीबा डाइजेस्ट्स इट्स फूड्स इन द, वो अपने फूड को कहाँ डाइजेस्ट करता है, फूड वैक्यूल में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर हों। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Tick the correct option. Fat is completely digested in the,
हमें पता है डाइजेशन पूरा का पूरा कहाँ कंप्लीट होता है, हम सबको पता है इट इज़ मेजरली डन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड मेनली इन द, तो जो वाटर है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो अब्जॉर्ब होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब करती है। सो आपका आंसर हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। What are villi? What is their location and function? So villi are finger-like outgrowths or projections which are present in small intestine and help in the absorption of food. तो विलाई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में होते हैं और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और वो क्या करते हैं, फूड का अब्जॉर्प्शन ईजी बना देते हैं क्योंकि उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया विलाई कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और उनका मेन फंक्शन क्या है, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हाट वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, व्हाट कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। तो हम सबको पता है बाइल जो है वो लिवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और वो किसको डाइजेस्ट करता है, मेनली इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो आपका आंसर हो गया कि bile is produced in the liver and it mainly helps in the digestion of fats. Fats को lipids भी बोल सकते हैं। Which part of digestive canal is involved in absorption of food? हम सबको पता है absorption of food villi करते हैं और villi कहाँ होते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा, small intestine. Chewing of food. Chewing of food is done in mouth with the help of teeth, saliva and tongue. तो उसको हम buccal cavity भी बोल सकते हैं या फिर mouth भी बोल सकते हैं। या फिर माउथ भी बोल सकते हैं च्यूइंग ऑफ फूड के लिए। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, अगर मैं बात करूं किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कहाँ होती है, तो वो होती है स्टमक में। नेक्स्ट, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, हमने अभी अभी पढ़ा कंप्लीटली कहाँ डाइजेस्ट होता है फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फॉर्मेशन ऑफ फेसेस कहाँ होता है, जहां से वो एनस के थ्रू फिर एक्सक्रीट हो जाता है, दैट हैपेंस एट द लास्ट स्टेप, देयरफॉर इट हैपेंस इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो आई होप ये डाइजेस्टिव कैनाल के जो पार्ट्स थे और उनके फंक्शंस थे वो आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट। So this is the last question, question number 6. Match the following. तो आई एम श्योर ये तो आप आराम से कर पाएंगे। So let's proceed. सलाइवरी ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है आपको वो ही देखना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ ऑप्शंस देखूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे मैच करना है, तो मैच किस बेसिस पे करना है। जैसे कि स्टमक है तो मुझे पता है एसिड रिलीज होगा, सलाइवरी ग्लैंड है तो सलाइवा सिक्रीशन होगा। तो सलाइवरी ग्लैंड का मेन फंक्शन होता है सलाइवा सिक्रीशन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। स्टमक, स्टमक का मेन फंक्शन होता है एसिड रिलीज। आई होप दिस इज क्लियर। लिवर, लिवर क्या करता है, हमने अभी अभी पढ़ा, बाइल जूस का सिक्रीशन कौन करता है, लिवर। सो लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइल जूस सिक्रीशन। रेक्टम, हमको पता है एनस के ऊपर ही रेक्टम होता है और वहाँ से जो है क्या होता है, इजेक्शन होता है, एक्सक्रीशन होता है फूड, अनडाइजेस्टेड फूड का या वेस्ट मटेरियल का। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि रेक्टम में स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड होता है, नहीं। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ डाइजेशन इज कंप्लीटेड, नहीं। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, नो। सो द आंसर इज रिलीज ऑफ फेसेस। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें पता है कि डाइजेशन जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो हम यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन को मैच कर देंगे डाइजेशन इज कंप्लीटेड से। लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड क्या लार्ज इंटेस्टाइन में होता है,
हाँ, क्योंकि वहीं से फिर वो कहाँ जाता है, एनस और रेक्टम और एनस के थ्रू एक्सक्रीट होने। और अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी क्या मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में होता है? द आंसर इज येस। तो क्या लार्ज इंटेस्टाइन के दो फंक्शंस हो गए, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एज वेल एज स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो आई होप ये मैच द फॉलोइंग पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी क्लास 7th की टेक्स्ट बुक में है। आई एम श्योर आपको इस चैप्टर के लिए ये FAQs काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।